पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के बारे में। इस पार्ट में हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। भी एंजाइम क्या होते हैं, इनकी जो कार्यविधि है, किन चीज़ों में सहायक हैं, किन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, क्या क्या इनके जो फायदे हैं या उपयोग हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आती है परिभाषा। तो परिभाषा की बात करें तो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त वे यौगिक जिनका उपयोग या जिनके द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित किया जाता है एंजाइम कहलाते हैं। परिभाषा क्या है? वे उच्च अणुभार वाले, साथ में नाइट्रोजन भी होना चाहिए, नाइट्रोजन समूह भी पाया जाना चाहिए। अणुभार क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, यानी कि बड़े बड़े अणुओं की इकाइयों के द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। समूह होना चाहिए, नाइट्रोजन युक्त समूह होना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन पाया जाना चाहिए। तो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त वे यौगिक जिनके द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या किया जाता है? उत्प्रेरित किया जाता है। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन युक्त अणु होते हैं, यानी कि इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन युक्त क्या होते हैं? अणु होते हैं। तीसरी अगर हम बात करें ये जीव जंतुओं व पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। एंजाइम कहाँ मिल रहे हैं हमें? जीव जंतुओं में व पेड़ पौधों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें अगली, ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। प्रकृति कैसी है? विशिष्ट है। क्यों है? विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। जो जंतु एवं पादपों में, जो जंतु एवं पादपों में जीवन को व्यवस्थित रखने हेतु जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। जो एंजाइम है कैसी प्रकृति के हैं? विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट प्रकृति के क्यों होते हैं? क्योंकि जीव जंतुओं में ये जीवन को क्या करने के लिए? व्यवस्थित करने के लिए किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। यानी कि जो जीवन से संबंधित, यानी कि मानव जीवन है या फिर पेड़ पौधों में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उनको उत्प्रेरित रखने का कार्य कौन कर रहे हैं? एंजाइम कर रहे हैं।
इस कारण इनको क्या कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। छोटे सवाल के रूप में ये पूछा जा सकता है कि एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्यों? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव जंतुओं में जीवन को व्यवस्थित करने वाली जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इस कारण इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया है तथा यह प्रक्रिया जैव रासायनिक, जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। समझ में आया? जैव रासायनिक उत्प्रेरक, ये जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। अब हम बात करते हैं जो एंजाइम है, एंजाइम के कणों के व्यास की। तो एंजाइम्स के जो अणु होते हैं, एंजाइम के अणुओं का जो व्यास है वो 10 से 100 नैनोमीटर तक होता है। एंजाइम के अणुओं का व्यास कितना है, 10 से 100 नैनोमीटर तक होता है। तो ये थे हमारे पास में एंजाइम्स के बारे में परिभाषा पढ़ ली हमने, साथ में उसके इससे संबंधित एक आध बिंदु थे। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स के जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल के बारे में। तो इनको पोज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्रोटीन है, प्रोटीन युक्त अणु होते हैं। प्रोटीन को यदि पेप्सिन एंजाइम मिल जाए, यानी प्रोटीन है, पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाता है एमिनो अम्ल में। प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम है, ये एमिनो अम्ल में क्या कर देता है, बदल देता है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोज है। लैक्टोज को जो लैक्टेज एंजाइम है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। नंबर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, लैक्टोज का लैक्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में अपघटन, ये किसके द्वारा होता है, कौन सा एंजाइम के द्वारा, लैक्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। एग्जाम्पल देखें इसके, लैक्टोज के फॉर्मूले की बात करें, C12H22 ऑक्सीजन 11, ये क्या है, लैक्टोज। इसका अपघटन होगा, जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, इसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देगा। यानी कि हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन में जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, अपघटन होगा इसका। तो किस तरीके से अपघटन होगा, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, यानी C6H12O6। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। अब बाकी क्या बचा हमारे पास में, यही अणु बचा, यानी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का जो फॉर्मूला है सेम होता है, C6H12O6। क्या नाम है इसका, ग्लैक्टोज। लैक्टोज है
इसको लैक्टेज एंजाइम है, ये किस में बदल देता है, ग्लूकोज व गलक्टोज में बदल देता है। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नंबर 3, स्टार्च है, स्टार्च का जो अपघटन है, स्टार्च की अगर हम बात करें, एमाइलेज एंजाइम है, इसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। एमाइलेज एंजाइम है, ये किस में बदल देता है इसको, ग्लूकोज में। और जो एमाइलेज एंजाइम है ये पाया जाता है लार में। एमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है, लार में। स्टार्च है, स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, स्टार्च है, स्टार्च को टाइलिन एंजाइम है, ये किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। चौथे एग्जांपल की बात करें, स्टार्च है, टाइलिन है एंजाइम, ये भी किस में मिलता है, लार में मिलता है, ये किस में बदल देता है इसको, शर्करा में बदल देता है। तो ये थे हमारे पास में एंजाइम है। एंजाइम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को, यदि पेप्सिन एंजाइम मिल जाए तो प्रोटीन किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में। इसी तरीके से लैक्टोज है, इसको लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज व गलक्टोज में बदल देता है। इसी तरीके से स्टार्च है, एमाइलेज एंजाइम जो लार में पाया जाता है, ग्लूकोज में बदल देता है। इसी तरीके से स्टार्च को टाइलिन एंजाइम है, ये भी लार में पाया जाता है, किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद में और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम। अगला एग्जाम्पल आता है हमारे पास में पांचवें एग्जाम्पल की बात करें तो इन्वर्टेस एंजाइम है, इन्वर्टेस एंजाइम द्वारा शर्करा का अपघटन। इन्वर्टेस एंजाइम क्या करता है, जो शर्करा होती है, शर्करा के फॉर्मूले की बात करें C12H22O11, जल अपघटन करवाते हैं इसका, किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन करवाते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन में जुड़ करके अपघटित होगा, किसके द्वारा, इन्वर्टेस एंजाइम के द्वारा। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो एक अणु बनेगा किसका, ग्लूकोज का, और दूसरा C6H12O6 किसका बनेगा, फ्रक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, दोनों का अणुसूत्र समान होता है, एक में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, दूसरे में कीटोनिक समूह पाया जाता है, और जो अणुसूत्र है वो दोनों का क्या होता है, समान होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा, इन्वर्टेस एंजाइम है, ये क्या करता है, शर्करा को अपघटित करके उसको ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नंबर 5वां था और ये छठा एग्जाम्पल। छठे एग्जाम्पल की बात करें, लैक्टिक बेसिलाई। लैक्टिक बेसिलाई एंजाइम है द्वारा दूध का दही में परिवर्तन। तो लैक्टिक बेसिलाई जो एंजाइम है दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। तो दूध है, एंजाइम कौन सा है, लैक्टिक बेसिलाई। ये लैक्टिक बेसिलाई एंजाइम क्या करेगा, इसको दही में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एथिल अल्कोहल है,
इसको माइकोडर्मा एसिटाई जो एंजाइम है, माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम इसको किस में बदल देता है, एसिटिक अम्ल में बदल देता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एथिल एल्कोहल C2H5OH का माइकोडर्मा एसिटाई द्वारा किसमें, एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किस तरीके से होता है, देखिए एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसकी अगर हम बात करें ऑक्सीकरण होगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, माइकोडर्मा एसिटाई है। माइकोडर्मा एसिटाई किसका काम कर रहा है, एंजाइम है माइकोडर्मा एसिटाई, किसमें कन्वर्ट करेगा इसको, कन्वर्ट की अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल में, तो कार्बन की अगर हम बात करें CH3COOH में बदल देगा एसिटिक अम्ल में। उसके बाद में बाकी क्या बचा हमारे पास, एक कार्बन बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गए, शेष बाकी क्या बचा हमारे पास में, CO2 गैस निकल गया, सॉरी CO2 नहीं निकलेगी इसमें। कार्बन की बात करें, कार्बन यहाँ पे एक उपयोग में आ चुका है, हाइड्रोजन कितने आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, तो 2 हाइड्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ पे जल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो क्या है हमारे पास में, एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है, इसको माइकोडर्मा एसिटाई एसिटिक अम्ल में और जल में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। इनको नोट कीजिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगला एग्जाम्पल आता है हमारे पास में, यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम सोयाबीन में पाया जाता है, ये द्वारा यूरिया का अपघटन। तो यूरिएज जो एंजाइम है ये किस में पाया जाता है, सोयाबीन में, सोयाबीन में उपस्थित यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया का अपघटन। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। जल अपघटन होगा किसकी उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम कौन सा है, यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन होगा। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास में, एक हाइड्रोजन इसके पास में, किस में बदल जाएंगे, अमोनिया में बदल जाएंगे, यानी कि 2 तो अमोनिया के अणु बन गए, बाकी क्या बचा, ऑक्सीजन CO कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐड हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, CO2 में। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल था, सोयाबीन में जो यूरिएज एंजाइम है ये यूरिया को किस में बदल देता है, अमोनिया में बदल देता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, स्टार्च है, स्टार्च को डाइस्टेज जो एंजाइम है ये माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च का डाइस्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज में परिवर्तन। स्टार्च के फॉर्मूले की बात करें, C6H10O5। 2 अणु ले रहे हैं स्टार्च के, N यहाँ पे और अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या करवा रहे हैं हम, अपघटन किसकी उपस्थिति में, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। डाइस्टेज एंजाइम है, क्या होगा यहाँ पे, कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कितने हो गए, कार्बन 12, उसके बाद में हाइड्रोजन 20 हो गए, 10 दूनी 20,
2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 22। उसके बाद में ऑक्सीजन 10 और 1 11। किसमें बदल गया ये, माल्टोज में। तो ये थे हमारे पास में एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, जिनके बारे में हमने क्या किया भाई, अध्ययन किया। 7-8-9 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के। उम्मीद है एंजाइम को परिभाषा समझ में आई होगी। साथ में जैव रासायनिक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, एंजाइमों को कहते हैं। उसके बाद में जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी समझ में आया होगा, और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एंजाइम के जो गुण हैं, गुणों के बारे में। तो इनको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए।